तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक आपका जो है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स एंड यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो ये वर्ड है रियल नंबर, ये वर्ड रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, किस नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाएंगे। जो भी नंबर आपने अभी तक पढ़े वो सारे नंबर आपने अभी तक जिस भी फॉर्म में देखे वो सारे रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नेचुरल नंबर देखे हैं, जब आप प्राइमरी क्लासेस में थे तब आप नेचुरल नंबर से डील करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स के एग्ज़ाम्पल हैं। सिमिलरली आपने जब आप उसके बाद इंटीजर्स की आपने स्टडी करी है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल -3, -2, -1 इंक्लूडिंग ज़ीरो। अगर आप ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये इंटीजर के एग्जाम्पल। इसमें पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 ये सारे 5 ये दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, तो ये नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के एग्जाम्पल है। उसके बाद जब आप क्लास 9th में थे तब आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर एंड जो दूसरा वर्ड था दैट इज़ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन थी, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। p बाय क्यू की फॉर्म दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसका मतलब है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं दैट आर नोन एज रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2, 3/4। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर होगा तो यस ऑब्वियसली ज़ीरो एक रैशनल नंबर होगा, बिकॉज आप ज़ीरो को लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय 1। ऑब्वियसली उसके बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, आप उसको 0 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी एक फॉर्म से आपका काम हो जाएगा, इट विल सेटिस्फाई द डेफिनेशन। क्योंकि इस डेफिनेशन p अपॉन क्यू में सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है, दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डिवीज़न बाय 0 आपको अलाउड नहीं है। अगर हम दूसरी कैटेगरीज के नंबर्स देखें, इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर्स आपने क्लास 9th में कुछ इस प्रकार के नंबर देखे होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये नंबर जो होते हैं इनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हम डेसिमल एक्सपांशन के बेसिस पे उनका डिफरेंस देखें, तो जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, एक्चुअली द स्पेलिंग इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग, and they are also non repeating. Okay, they are both non terminating and non repeating. बट जो रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं देन इन दैट केस वो रिपीटिंग होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहला तो वो हो सकता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, अगर वो टर्मिनेट हो जा रहा है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला हो गया टर्मिनेटिंग, सेकंड हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, बट इन दैट केस इट विल बी रिपीटिंग, तो मैं अगर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ इन दोनों रैशनल, इरेशनल और रैशनल्स का, तो देखिए
अगर आपने देखा होता तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल जो इर्रेशनल नंबर्स का है दैट इज़ पाई। ठीक है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और अगर आप उसका डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं तो वो इट इज़ अराउंड 3.1415 एंड इट कंटिन्यूज फॉर एवर। इसका मतलब ये है कि देखिए, पाई की वैल्यू जो हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए दैट इज़ 3.14, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू 3.14 नहीं है। उसकी ओरिजिनल वैल्यू एक इनफाइनाइट नंबर को डिनोट करता है, लेकिन हम उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर पर्पस हम उसको यूज़ करने के लिए 3.14 से काम चलाते हैं, अदरवाइज उसकी ओरिजिनल वैल्यू 3.1415 उसके बाद इन्फिनिटी तक है। बट यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स का केस है, इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स आपको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1/2 इसका आप डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तब आपको क्या वैल्यू मिलती है? 1/2 इज नथिंग बट 0.5। ठीक है, 0.5। बट वहीं पे अगर आप किसी रैशनल नंबर 1/3 जो एक रैशनल नंबर है, अगर आप उसका एक्सपांशन करेंगे, अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से उसका एक्सपांशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0.3333, और ये कभी आपका टर्मिनेट नहीं होगा। इस केस में तो टर्मिनेट हो गया, ओनली आपको एक डिजिट मिला डेसिमल के बाद दैट इज़ 5। बट इस केस में यहाँ पर आपको ये जो 3 है ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको 0.3 और उसके बाद एक बार लगा देते हैं। ये बार डिनोट करता है कि दिस नंबर 3 इज रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। तो जो बेसिक डेफिनेशन आप रियल नंबर्स की कह सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन जो रियल नंबर्स की होती है, तो रियल नंबर्स आर नथिंग बट, अगर हम सोचे उसको कि उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है तो मैं लिखता हूँ कि रियल नंबर्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। रियल नंबर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसका मतलब यह है कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है आपके पास, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जो आपके पास कलेक्शन है वो ही आपके रियल नंबर है। ठीक है, ये जो आपके रियल नंबर है दैट आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। आपको अभी इतनी डेप्थ में इसको समझने की और ज़रूरत नहीं है, आप इतने से अभी आपकी स्टार्टिंग इस कोर्स की हम कर सकते हैं कि अगर आप रैशनल नंबर्स का आपको आइडिया, आपको फ्रैक्शंस का आइडिया है, और आपको इर्रेशनल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं, अगर आपको उनका आइडिया है तो आप समझ सकते हैं कि रियल नंबर क्या है। देखिए, रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स के आप कह सकते हैं सब टाइप्स है। ठीक है, उसी के अंदर इंक्लूड है। तो मैं आपसे सेफली ये कह सकता हूँ कि अभी तक आपने लगभग जितने भी नंबर्स देखे वो सारे नंबर्स और कुछ नहीं बल्कि रियल नंबर्स है। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सब रियल नंबर्स है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक्चुअली में आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में आप कैसे एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और उस प्रोसेस में क्या होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है आप यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको उस नाम से नहीं कहते। ठीक है, कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आप किस फिनोमेना को हो सकता है या किसी टूल को जानते होंगे, लेकिन हो सकता है आप उसका टेक्निकल नेम नहीं जानते। ठीक है, तो जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है देखते हैं वो क्या कह रहा है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। देखिए, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक है ए और दूसरा है बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तब आपके पास दो यूनिक इंटीजर, ये जो है ये इंटीजर्स यूनिक होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर ये एक रिलेशन है, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो ये सेटिस्फाई करेंगे ये सारे नंबर्स, जहाँ पे जो आर है, आर that is nothing but remainder. Okay, the remainder will satisfy this equation, that is 0 less than r less than b.
रिमाइंडर जो होगा वो 0, इसका मतलब क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू आर। इस इनइक्वलिटी का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। और हम अपने मैथमेटिकल जर्नी से जानते हैं कि जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो कई बार ऐसा हो सकता है जैसे रिमाइंडर 0 हो और कई बार ऐसा हो सकता है रिमाइंडर 0 ना हो। बट हम ये जानते हैं अच्छे से कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इस इक्वेशन ने कैप्चर करा है यहाँ पे, कि जो आर है इट इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आर कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो यही यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। अब हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का हम एक दो हम एग्जांपल, छोटे एग्जांपल से हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, अभी हम सिर्फ ये किस पे अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे। तो हम ये देखते हैं कि जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो पॉजिटिव इंटीजर्स पे कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दो पॉजिटिव इंटीजर, छोटे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ 4 एंड अनदर से 9, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये कह रहा है कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो बड़ा इंटीजर है, बड़ा इंटीजर को हम a से डिनोट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास a इक्वल टू 9 है और जो छोटा इंटीजर है दैट इज़ b, उसको हम 4, उसकी वैल्यू हम 4 ले रहे हैं। तो आपको जो b है, b से a को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम 9 से लॉन्ग डिवीज़न मेथड में यूज़ करता हूँ, अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूँ तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ये डिवीज़न 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका क्वेश्चन 2 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 एंड व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, तो 9 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस तो हम हमारे प्राइमरी क्लासेस से करते आ रहे हैं, ठीक है। बस हमको उसका स्टैंडर्ड नेम यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, ये अब हमें याद रखना है। तो आप यहाँ पे 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस 1। और देखिए आपको नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका जो लिखने का फॉर्मेट है, देखिए 9 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1, लेकिन इस फॉर्मेट को आपको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए अभी आपको इसके बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आपको ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की आपको एक मेथड सिखाएंगे इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा को फॉलो करके। तो उसमें आपको कुछ एक छोटी सी बात याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है, इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें आपको क्यों आपको पहला फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट की जो खासियत है वो ये है कि जो पहला नंबर है, देखिए इसमें जो पहला नंबर है वो डिवीज़र है। अगर मैं इसको वापस से लिखूँ तो देखिए 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 4 क्या है, 4 यहाँ पे है डिवीज़र जिससे आपने इसको डिवाइड किया था। 2 क्या है यहाँ पे, यह है क्वोशिएंट, ठीक है, कितने बार आपका परफेक्ट डिवीज़न किया। और ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पे क्या है, ये 1 यहाँ पे है, ये 1 है यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है, ये है आपका रिमाइंडर। तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। इसका कुल मिला के आपको इसमें याद ये रखना है कि जो डिवीज़र है वो सबसे डिवीज़र पहले रहेगा और क्वोशिएंट जो है उसके बाद रहेगा, इसलिए मैं इस फॉर्म को आपको अवॉइड करने को कह रहा हूँ, ठीक है, आपको पहले। और अगर आप इस थ्योरम को देखेंगे तो इस थ्योरम में भी देखिए यहाँ पे, इस थ्योरम में यहाँ पे देखिए C इक्वल टू डी क्यू, तो यहाँ पे D किसके लिए है, D इज़ फॉर द डिवीज़र, ठीक है। यहाँ पे जो D है, D किसके लिए है, डिवीज़र के लिए। Q यहाँ पे किसके लिए है, क्वोशिएंट के लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली R इज़ फॉर द रिमाइंडर, ठीक है, R इज़ फॉर द रिमाइंडर। तो आपको एक चीज़ मैथमेटिक्स में आपको ये भी नोटिस करना चाहिए कि जब हम फॉर्मूले लिखते हैं या कोई थ्योरम लिखते हैं तो ऑब्वियसली आप मैथमेटिक्स में कुछ नोटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, आप मैथमेटिक्स में कुछ नोटेशन यूज़ करेंगे। तो आपको नोटेशन या अल्फ़ाबेट जो भी आप उसमें ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आप ट्राई करिए कि आप ऐसे अल्फ़ाबेट्स लें जिससे आपको उसको
फ्यूचर में अगर आपको उसको कुछ याद करना है उसमें से तो वो आपके लिए ईजी रहे। इसलिए देखिए इसको लिखा इस तरीके से कि सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। हम इसकी जगह कोई दूसरे अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको ये डी फॉर डिविज़र, क्यू फॉर क्वोशेंट एंड आर फॉर रिमाइंडर, ये लॉजिक फिर वहाँ से मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने चीज़ समझ ली। अब जब आप ये समझिए कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स पे आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा सकते हैं, तो अब आप ये देखिए कि इससे हम HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन कि हाउ कैन वी फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है। हम इसके बाद इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि 3 स्टेप्स है जो हमको फॉलो करना है। पहली स्टेप इसमें ये कह रही है कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। सी एंड डी जो दो नंबर है जिसका हमको HCF फाइंड करना है। सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R सच दैट C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले तो आपको ये रिलेशन लिखना है, जैसे हमने इस केस में लिखा 9 इक्वल टू 9 को हमने इस सिस्टम में लिखा 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में आपको लिख लेना है। सेकेंड स्टेप ये कह रही कि अगर यहाँ पे जब आप डिवीज़न करके इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आर की वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि आर या तो 0 होगा या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, इन दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आर 0 हो गया, अगर आर उस स्टेप में ही 0 हो गया, तब ये जो डी है उस केस में, ये जो डी है नंबर, ये जो डी है, ये डी उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी स्टेप में डी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और अगर वहाँ पे आर 0 नहीं हुआ, अगर आपका रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है, तब आपको उस प्रोसेस को वापस से रिपीट करना है, लेकिन आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगली स्टेप में जो सी और डी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो ये बेस्ट आपको जो यूक्लिड डिवीज़न है, जो लेमा है और ये जो एल्गोरिदम HCF फाइंड करने की, ये आपको बेस्ट इस एग्जांपल से समझ आएगी। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, ये मैंने आपकी NCERT की एक्सरसाइज से लिया। ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड NCERT, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन का सब पार्ट है कि यू हैव टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 135 एंड 225। 135 और 225 का आपको यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको HCF का आइडिया है अपनी प्रीवियस क्लासेस से। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड करता हो 135 और 225 से, और उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो। HCF का मतलब है ऐसा नंबर जो बड़ा हो सब सारे अदर नंबर से, और इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो देखिए अब हमको इसको HCF फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, जो आप पहले से करते आए सीखते आए। अब आपको उसको यूक्लिड्स मेथड से करना है। तो अब देखिए यूक्लिड्स मेथड के लिए आपको लिखना है A इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ठीक है, डी क्यू प्लस आर। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में अच्छा इन्होंने सी और डी लिया। ठीक है, इसको ए की जगह हम लिख लेते हैं सी। ठीक है, ओके। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो सी और डी है, ठीक है, यहाँ पे सी और डी है, इसकी वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे सी की जगह क्या आएगा, ऑब्वियसली जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है वो आएगा। तो बड़ा नंबर इसमें क्या है 225 इक्वल टू छोटा नंबर आपका जो डिविज़र बनेगा दैट इज़ 135। यहाँ पे एक क्वोशेंट की वैल्यू आएगी प्लस एक रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। अब हमारा कुल मिला के टास्क बस इतना बचा है कि ये क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या है। देखिए अगर आप लॉन्ग डिवीज़न के प्रोसेस फॉलो करते तो ऑब्वियसली जब आप 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीज़न एक से ज़्यादा बार नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो इससे क्रॉस हो जाएगा। तो 225 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 135 इंटू 1, मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, 1 प्लस, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते वैल्यू, तो इतना आ जाएगा 0 एंड 9 प्लस 4
यस 9 + 3 इज 12, सो ये आ जाएगा 90। तो आपका रिमाइंडर आ गया 90 और जो आपका क्वोशिएंट है 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको, अब ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये बड़ा नंबर है 135 और रिमाइंडर ऑब्वियसली 90। और हमेशा याद रखिए कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी डिविज़र से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। रिमाइंडर कभी भी आपका डिविज़र से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब अगली स्टेप में ये जो 135, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको इसी फॉर्मेट में लिखिए हमेशा, DQ+R फॉर्मेट में। ये जो 135 आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, ये 135 एज इट इज़ यहाँ जाएगा, ये 90 अब इस 135 की जगह लेगा और Q+R, ठीक है। अब वापस से उसी स्टेप को, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है वो नॉन ज़ीरो है, इस स्टेप में आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इस स्टेप को वापस से फॉलो करना है। अब देखिए अब कितने बार डिवीज़न जा रहा है इसमें, 90। अगेन ये डिवीज़न एक बार ही जाएगा, क्योंकि अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 180 हो जाएगा, वो एक्सिट कर जाएगा, ठीक है। तो 90 × 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 और 4, यस 45, ठीक है। अब इस केस में देखिए क्या रिमाइंडर वापस से ज़ीरो आया है, अगेन जो आपका रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं है, तो वापस से इस स्टेप को फॉलो करिए। अब ये 90 वापस यहाँ पे आएगा, दैट इज़ 90 = 45, ठीक है। ये रिमाइंडर अब यहाँ पे आएगा। अब कितने बार जा रहा है, यस अब ये कंप्लीट डिवीजन दे रहा है, दैट इज़ 45 × 2 इज़ 90 प्लस रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। अब क्योंकि आपकी थर्ड स्टेप क्या कह रही है, थर्ड स्टेप कह रही है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज ज़ीरो एंड द डिविजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। यानी इस स्टेप पे आपका जो डिविज़र आपको मिला है वही आपका HCF है। तो देखिए इस स्टेज पे आपको डिविज़र की वैल्यू क्या है, डिविज़र की वैल्यू है आपकी 45, ठीक है। तो HCF आपका क्या होगा, सो वी कैन सेफली राइट दैट द HCF ऑफ टू नंबर दैट इज 225 and 135 is 45, ठीक है। तो ये एक और मेथड है आपके सिलेबस में, ठीक है, जिससे आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। बाय।